Welcome, welcome, and welcome. Welcome to JSA Online. JSA Online is a helpline helping people to run profitable and cash rich business. तो कौन सी हेल्पलाइन है हमारी JSA Online? Yes, my dear friend, that's what I say. Helping people to run profitable and cash rich business. अब आपके दिमाग में पक्का हमेशा ये आ रहा है कि क्वेश्चन व्हाट टू डू टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। भाई क्या करें, व्हाट टू बी डन टू रन अ प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। तो माय आंसर टू यू फॉर टुडे एंड फॉर एवर इज implement cash flow framework. So implement completely this cash flow framework. यही आ रहा आपके माइंड में क्वेश्चन कि व्हाट इज इट? ये कैश फ्लो फ्रेमवर्क आखिर क्या है जगमोहन? क्या है, किस तरह से इंप्लीमेंट करें, किससे होगा, क्यों करेंगे, व्हाट इज इट? इसको ना आज अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद अ स्टोरी। यू लाइक स्टोरी? ओके, लेट मी टेल यू। सबसे पहले ना हम चलते हैं रूट और फ्रूट के ऊपर। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट कि जो रूट है वही डिसाइड करते हैं कि उस पेड़ के ऊपर कौन सा फ्रूट है? एप्पल का फ्रूट है कि मैंगो का फ्रूट है? इट विल डिसाइडेड बाय द रूट, द बीज, द सोर्स जिसके ऊपर हम काम करते हैं। और जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस रूट के ऊपर जो पानी दिया, जो खाद दी, वो निकाल के लेकर आएगा। अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, कैश रिच नहीं है, मैं बिजनेस ओनर हूं और जिस तरीके से मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्या वो करेजियस तरीके से कर रहा हूं कि फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड से कर रहा हूं, वो भी तो डिसाइड करता है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश रिचनेस को। बात करते हैं आज कंप्लीटली बात करते हैं। जब एक बच्चा, एक चाइल्ड इस दुनिया में आता है ना, उसकी जो अप ब्रिंगिंग हो रही है, बिल्कुल शुरू में चलते हैं, रूट के ऊपर चल रहे हैं हम, रूट के ऊपर। एक चाइल्ड दुनिया में आया, 1 साल से लेके पहले 4 साल के अंदर उसकी जो अप ब्रिंगिंग हुई, माँ ने कहा बाहर बंदर है। अब 2 ऑप्शन उसके दिमाग में क्रिएट होने शुरू हो गए। बाहर बंदर है, फियरफुल स्टेट, बाहर नहीं जाना। फियरफुल स्टेट के न्यूरो पैटर्न उसके दिमाग के अंदर इनकलकेट होने शुरू हो गए। फियरफुल, वो फियरफुल हो गया, बाहर बंदर है तो बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना है तो फील सेफ। अच्छा, एक दूसरा बच्चा है, उसको जब पता लगा कि बाहर बंदर है, मम्मी इधर उधर गई तो वो बंदर को जाकर चने खिलाने लग गया, वो बंदर की पूंछल को हिलाने लग गया, वो बंदर के साथ ही खेलना शुरू हो गया। अब देखो, सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस, अब रूट ले डाउन कर दी गई है। मोंकी आउटसाइड है, अब वो करेजियस बना दी उस स्टेटमेंट ने, या उस स्टेटमेंट ने फियरफुल बना दिया है। जो करेजियस है वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ब्रेन के अंदर न्यूरो पैटर्न एस्टेब्लिश होने शुरू हो गए। बड़े हुए, स्टूडेंट बने, स्कूल जा रहे हैं। अब स्कूल जाते ही रेस स्टार्ट हो गई है, किस बात की? 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, 90% प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो क्या बन गए हैं? हार्ड वर्किंग, पूरी तरह से स्टूडियस और गुड बॉय। अब टीचर क्या बोलती है कि जिस स्टूडेंट के 100% अटेंडेंस आ रही है, 90% मार्क्स आ रहे हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है, स्टूडियस है, तो वो हमारा गुड बॉय है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्मार्ट वर्किंग वाले भी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वो बड़े क्रिएटिव आइडियाज के साथ में काम कर रहे हैं, उसको स्मार्ट बॉयज कहते हैं या बैड बॉय भी कह दिया जाता है। अच्छा, एग्जाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले या 3 महीना पहले ही कुछ डिफरेंट तरीके से क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एग्जाम भी पास कर ली और कईयों ने 60, 70, 80 या 90% भी मार्क्स अचीव कर लिए, लाइफ को भी जी लिया। अब वो क्या बन गए? स्मार्ट वर्किंग वाले स्टूडेंट बन गए और इधर से हार्ड वर्किंग वाले स्टूडेंट थे। अब ये जर्नी चल रही है, मैं उसी बिजनेस ओनर की बात कर रहा हूं जो इस फेज से गुजर रहा है। तो क्या करें? आगे बढ़े, कॉलेज। अब कॉलेज में जाना है तो हो सकता है कि आप रेगुलर कॉलेज में गए या कोरेस्पॉन्डेंस में चले गए ऑनलाइन के अंदर, या कॉलेज तो हुआ ही नहीं, किसी तरीके से 12th कर ली, नो कॉलेज, बस सीधा ही कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब के अंदर लग गए। अब
यहां से ना वो रूट डिसाइड होनी शुरू हो गई है। क्या? लाइफ इज टफ, बहुत टफ है। लाइफ इज बहुत टफ है, कोरस्पॉन्डेंस काम कर रहे हैं, बहुत टफ है। अब जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद आगे फिर जो भी करेंगे, जॉब के बाद जॉब करेंगे, लाइफ बड़ी टफ है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये था कि जो कॉलेज के टाइम पे जो अपब्रिंगिंग हुई, तो उसके लिए हो सकता है लाइफ एडवेंचरस की तरह उसको शौक होनी शुरू हो गई है, और जॉब भी कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो पूरे मजे से जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस शुरू में ही स्टार्ट कर दिया। एक यंग बॉय कॉलेज पास आउट करते सारी वो क्या करेगा? या तो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, और उसके बाद आगे बिजनेस के अंदर चले गए, और क्रिएटिविटी और एडवेंचर के साथ में बड़े से बड़ा बिजनेस खड़ा होना शुरू हो गया है। बाकी उसके बाद जर्नी तो सेम ही है। शादी होगी, बच्चे हो रहे हैं, कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, सोसाइटी के अंदर एक स्टैंडिंग चाहिए, और उसके बाद उस रेस कंटिन्यू टिल द टाइम खत्म नहीं हो जाती, ये लाइफ कंप्लीट नहीं हो जाती, ये साइकिल पूरा लाइफ का कंप्लीट नहीं हो जाता। अब यहां पर हम अपने मुकेश भाई की बात करते हैं। मुकेश का जब जन्म हुआ ना, तो उसकी माँ ने जब उसको मोंकी की स्टोरी सुनाई, तो वो कहाँ चला गया? फियरफुल स्टेट के अंदर। अरे बाप रे, बाहर तो बंदर है। अब स्कूल का वो एकदम हार्ड वर्किंग गुड बॉय है हमारा मुकेश, और टीचर ने 100% अटेंडेंस उसकी मार्क की है, 90% से ज्यादा मार्क्स उसके मार्क किए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा टाइम पर आता है, और हम कभी छुट्टियां नहीं करता, और नंबर उसके बढ़िया आते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो हमारा मुकेश जो है एक फियरफुल चाइल्ड स्टेट से निकलते हुए एक हार्ड वर्किंग बच्चा है, और जैसे ही स्कूल कंप्लीट किया, अब घर के हालात भी कुछ ऐसे हैं। कॉलेज कैसे किया? कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू। अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि कॉलेज तो जाते नहीं है, घर पर ही हैं, तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, पहली से लेके चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसके वर्ल्ड के अंदर लाइफ कैसी है मुकेश की? लाइफ ना बड़ी टफ है, बड़ी टफ है। कैसे? किसी तरीके से बचपन निकाला, निकाल के अटेंडेंस की रेस में लगते हुए, 90% की रेस में लगते हुए अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, और हमारे मुकेश बन चुके हैं म्यूजिक टीचर। अब प्रोबेबल ऑलमोस्ट सर्टेन फ्यूचर क्या है मुकेश का? जरा बताओ, प्रोबेबल ऑलमोस्ट सर्टेन फ्यूचर क्या है मुकेश का? अब मुकेश ट्यूशन पढ़ा रहा है, अब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, घर लेना है, कार लेनी है, जरूरतें बढ़ेंगी, बढ़ते 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 ये पूरा का पूरा लाइफ का स्वयं निकल जाएगा, और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एक लोअर मिडिल क्लास या कुछ उस तरह की स्ट्रगलिंग लाइफ की, जिसके अंदर बर्थ से लेके एंड हो गया, डिसाइड हो गया, द वे रूट ले डाउन कर दी गई है, ले डाउन कर दी गई है। लेकिन लेकिन अब इसके अंदर ना एक टर्निंग पॉइंट आया मुकेश की लाइफ के अंदर। अब वो मुकेश की लाइफ के अंदर वो टर्निंग पॉइंट ऐसा क्या आया? मैंने ना एक बुक भी पब्लिश की है, उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल। बहुत ही सिस्टमेटिक और डिटेल के अंदर ना इसके अंदर मैंने मुकेश की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। द बुक इज लाइक दिस। तो ये बुक का जो टर्निंग पॉइंट है, आज मैं उसका क्रक्स आपको मुकेश की स्टोरी का बताने वाला हूं, कि किस तरीके से वो प्रोबेबल ऑलमोस्ट सर्टेन फ्यूचर जो मुकेश का है, किस तरीके से वो चेंज हुआ। चलो बात करते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ मुकेश, मिनी स्टोर से लेके कैसे वो मिलेनियर की तरफ रास्ते में बढ़ा है। सबसे पहले क्या हुआ उसके साथ में? मुकेश म्यूजिक टीचर, वो पढ़ा रहा है बच्चों को, सब कुछ चल रही है लाइफ। शादी हो गई, न्यूली मैरिड शादी हो गई है। अच्छा, एक दिन वो सुबह सुबह पार्क में गया, पार्क में जाते उसने बाहर देखा, पार्क से वापसी आ रहा था, 7 बजे का टाइम था, वापस आया पार्क से, तो उसने देखा कि बाहर एक कार के अंदर कोई इंसान बड़ा परेशान सा हैंडल पकड़ के खड़ा हुआ है। उसने कहा, अरे ये तो मेरे दोस्त है, क्या बात है भाई, सुबह सुबह तुम ऐसे खड़े हो कार में? अरे मुझे जाना था एयरपोर्ट, लेकिन मेरा पर्स घर पे रह गया है, और पैसे मेरे उस पर्स के अंदर थे।
₹8,000 मेरे उसके अंदर थे, पर्स भी घर पे रह गया। वापस जाऊँगा लेने के लिए तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अगर मैं बिना पैसों की फ्लाइट लेने के लिए चला जाता हूँ तो रास्ते में दिक्कत आएगी। एटीएम कार्ड वगैरह सारी उसी के अंदर ही हैं। हालाँकि जल्दी-जल्दी में मैं दूसरे वाला पर्स उठा के लेकर आया था। मुकेश कहता छोड़ यार मैं अभी तेरे को दे देता हूँ, हेल्प करता हूँ। गाड़ी में बैठे साथ के एटीएम में गए, कैश निकाला, 8,000 उसके हाथ में पकड़ाए और बात बन गई। उसके दोस्त ने ना डिग्गी खोली कार की, उसमें से एक बैटरी निकाली और मुकेश के हाथ में पकड़ा दी। मुकेश ने कहा ये क्या है? तो उसने कहा देखो ऐसा है कि मैं अभी नेटिव लैंड जा रहा हूँ, महीना डेढ़ महीना मुझे लगेगा वापस आने के लिए, तो ये निशानी के तौर पे ना बैटरी तुम रख लो, तुम्हें पता है मैं बैटरी का डीलर हूँ, इसके अपने पास रख लो, कहीं यूज़ हो तो यूज़ कर लेना। वैसे ये बैटरी ₹8,000 का तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक काम करना कि इसका मार्केट प्राइस जो है, वो बाहर ₹10,000 के अंदर मतलब बिकती ₹12,000 के अंदर है, मार्केट में ₹12,000 में बैटरी बिकती है, ₹10,000 का इसका डीलर प्राइस है, लेकिन तुम इसको रखो, मेरे को तो ये 7,000 की मिलती है, मेरे को तो ये बैटरी 7,000 की मिलती है। तो मुकेश ने कहा यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तू सुबह-सुबह पार्क के बाहर व्यापार करना शुरू हो गया मेरे से। उसके दोस्त ने कहा नहीं भाई ऐसा है कि मैंने ना कभी किसी से उधारी नहीं लिया, लेकिन मैं ना निशानी के तौर पे रख रहा हूँ, जब वापिस आऊँगा ना, तो मैं तेरे को ₹8,000 देके अपनी बैटरी उठा लूँगा, समझ लो तुम्हारे पास रखी है। कहता है गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। अभी आर्गुमेंट चल रहा था, दोस्त ने कहा मैं जा रहा हूँ यार, फ्लाइट लेट हो रही है मेरी, निकल गया गाड़ी के अंदर, चला गया। अब मेरे मुकेश भाई के हाथ में एक बैटरी है एक बैटरी उसके हाथ में है। चलो लेके वो घर पहुंचा। घर पहुंचा तो देखता है ये क्या, घर पे तो मामा जी आए हुए हैं। घर पे मामा जी आए हुए हैं तो उन्होंने कहा अरे वाह मामा जी, इट इज रियली गुड टू सी यू अर्ली इन द मॉर्निंग, आप यहाँ पर। कहते हाँ बेटा मैं जरा आया था लखनऊ से दिल्ली और मैंने गाड़ी की ना थोड़ी बैटरी चेंज करवानी थी, सोचा कि तुम्हारे घर पे रुक जाता हूँ और जब दुकानें खुलेगी तो वहां से निकलता हुआ सीधा मैं लखनऊ के लिए निकलूंगा। मुकेश कहता वाह, वाह यूनिवर्स, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है, कमाल हो गया। सुबह सुबह देखो घटना घटी है, मेरे को तो ये जो बड़ी ब्रांडेड रिनाउंड वाला बंदा है वो एक बैटरी देके चला गया। ये घटना उसने बताई, कहते भगवान के भी रंग निराले, भगवान तेरे रंग निराले। तो उन्होंने गाड़ी खोली, बैटरी फिट की, बैटरी गाड़ी स्टार्ट हुई, सुबह नाश्ता वाश्ता किया, सब कुछ करके इधर से मामा जी निकल गए लखनऊ के लिए और हमारे मुकेश भाई चले गए अपने मिनी स्टोर के अंदर। ठीक है जी, नॉर्मल लाइफ थी। शाम को जैसे ही मुकेश घर पे पहुंचे तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये लो ₹10,000। ये किस बात के ₹10,000? मामा जी दे गए। अरे मामा जी क्यों दे गए? मामा जी इसलिए दे गए क्योंकि सुबह बैटरी नहीं लगाई थी उनके। अरे रिश्तेदारों से पैसे नहीं लेते, बदनामी कराओगी। अरे कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 क्यों लिए? तुम्हें मैंने बताया तो था कि ₹8,000 मैंने उसको दिए थे, उसके बदले में बैटरी दी है। कहती नहीं, वाइफ कहती नहीं, मामा जी कह रहे थे ये बैटरी तो ₹12,000 की है। और मुझे तो डीलर प्राइस पे मिल गई 10,000 के ऊपर। चलो ₹2,000 का मामा जी का फायदा हो गया और ₹2,000 का भांजा जी का फायदा हो गया, चलो कोई नहीं। अरे नहीं भगवान, तुम समझती नहीं हो, कल को हम किसी शादी में जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, तो हमें बोलने वाले हैं सारे रिश्तेदार कि पैसे ले लिए रिश्तेदारों से, उसके अंदर भी प्रॉफिट कमा लिया। ऐसा नहीं होता। अरे वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, सबका भला हो गया, इसको शुभ लाभ बोलते हैं। तो ठीक है, सुबह कोई घटना घटी, आप कौन सा बैटरी खरीदने के लिए गए थे, भगवान की मर्जी थी, अब चुपचाप आराम से इसको ले लो, कर लो। तो नहीं, लड़ाई लड़ाई होगी भाई से, तुमने गलत कर दिया, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, बताना चाहिए था। अरे आपकी क्लास चल रही थी, मैं कैसे बताती, तुम समझती नहीं हो। तो ये ऐसा ठीक नहीं है, करते कराते रात को लड़ लड़ा के उसने खाना भी नहीं खाया और सो गया। और मुकेश सुबह उठ के बिना नाश्ता किए गुस्से में अपने चला गया म्यूजिक सेंटर, बच्चों को पढ़ाने वाले, वहां जाके बैठ गया। क्यों? ये वाइफ ने गलती कर दी। चलो, अब जब मुकेश शांति से बैठ जाता था अपने कमरे के अंदर जहां म्यूजिक टीचर है वहां पर बैठा हुआ था, तो ऐसे ना बैठे बैठे वो सोच रहा था, बैठे बैठे वो सोच रहा था कि यार मतलब कल हुआ क्या, ये सब कुछ हुआ क्या। सुबह बैटरी मिली, मैंने मामा जी को दे दी, मामा जी पैसे दे गए, मैं वाइफ से लड़ पड़ा, उसके बाद भूखा प्यासा आ गया, भूख तो बहुत लगी हुई है। चलो कोई नहीं, गाना सुनने लग गया। गाना सुनते 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 अचानक से उसको एक क्रिएशन हुई।
अब गाना सुनने के हुए कैसे क्रिएशन हुई? ऐसा होता है कि आइडिएशन होती है। आइडिएशन क्या होती है कि आप शांति से किसी भी विचार के ऊपर, मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करते हो, उसके ऊपर नहीं मेडिटेट करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं, दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। तो वो गाना पीछे चला के नीले नीले अंबर पे चांद जब छाए, तो ऐसा गाना सुनते सुनते जब उसकी आइडिएशन के अंदर खटक करके क्या निकला, एक आइडिया। क्या आइडिया? आइडिया ये आया कि यार ये तो वाइफ ठीक ही कह रही है, ये तो शुभ लाभ है। अगर मैं अपने दोस्त की बात करूं, उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है तो उसको हजारों का नुकसान हो जाता। अगर मामा जी को बैटरी मिलती तो 12,000 रुपए की मिलती, 10 की मिल गई तो चलो ठीक है, सबका फायदा हो गया। मैंने खाम खा से अपनी जानू को नाराज कर दिया, चलो शाम को उसके लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट लेके जाऊंगा। करते कराते उसने अपने मन को समझाया और निकल पड़ा घर पे वापसी। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, क्या देखो, मुकेश की लाइफ के अंदर अब बिजनेस ने दस्तक दे दी है। बिजनेस ने कैसे दस्तक दे दी है? बिजनेस ने बहुत अमेजिंग तरीके से उसकी लाइफ के अंदर दस्तक दे दी है। वो दस्तक मैं आपको यहां से दिखाता हूं। 10,000 की बैटरी बिकी, उसकी 8,000 रुपए की टीवीसी है, 2,000 रुपए का जीपी हो गया, जो कि 20% जीपी है। कोई फिक्स कॉस्ट लगी नहीं। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,000 रुपए का। बैंकों की पोजीशन देखते हैं, उसके 8,000 रुपए आईसीसी बैंक में थे, 10,000 रुपए मामा जी की तरफ से आ गए, 8,000 रुपए उसने अपने दोस्त को दिए थे। अब बैंकों का बैलेंस बढ़ के कितना हो गया है? 10,000 रुपीज उसका बैलेंस हो गया है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल समरी की, हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो की। इतना सिंपल ही तो है बिजनेस। इतना मुझे बताओ कॉम्प्लिकेटेड है तो? अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे बताओ बिजनेस कैसा है? बिजनेस तो यही कह रहा है ना, रेवेन्यू मैंने 10,000 का किया। टीवीसी इज ट्रू वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल 100% परसेंटेज में वेरी कर रही है। 100% परसेंटेज में वेरी कर रही है टू द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू। तो 80% का मेरा कॉस्ट लग रहा है, तो 20% की जीपी है। अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी टीवीसी है ही नहीं, उसका 100% जीपी है। फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ट्रेडर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, प्रोजेक्ट वाले के लिए तो ये फाइनेंशियल समरी बन गई। तो मुकेश की बन गई है फाइनेंशियल समरी। और कैश फ्लो भी हमने इसी तरीके से देखनी है। पैसे कितने थे, कितने आए, कितने चले गए और बचे कितने हैं। मामा जी चले गए लखनऊ में, वहां उनकी चल रही थी किटी पार्टी। उन्होंने डिस्कस किया ये बैटरी के बारे में। फोन आया, मामा जी का फोन आया भांजा को कि यार मैंने ना बैटरी के बारे में बताया था कि मेरे भांजे की बैटरी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। कहता मेरी बैटरी थोड़ी है, वो तो मैंने डीलर से लेकर दी थी, वो तो मेरा दोस्त है। कहते इतनी बढ़िया बैटरी थी, हमारी किटी पार्टी चल रही थी, वहां पर मैंने जिक्र किया और मेरे 10 दोस्तों ने बोला कि आप हमें बैटरी मंगवा दो दिल्ली से, मुकेश पांजे से। वो कहता है यार मैं तो उस दिन आपकी हेल्प करने के लिए कर रहा था। मामा जी कहते तू बेइज्जती कराएगा यार, तू बेइज्जती कराएगा, क्यों बेइज्जती कराएगा, बात तो करे एक बार। मुकेश ने कहा चलो ठीक है, बात कर लेता हूँ। उसने अपने डीलर दोस्त को फोन किया कि भाई साहब वो जो उस दिन बैटरी दी थी ना, तो आप जरा उसी तरीके से 10 बैटरियां और दे सकते हो क्या? अब उसके उसी तरीके का मतलब ये था कि 8,000 रुपए में 10 बैटरियां दे सकते हो क्या? तो उसने कहा हाँ जी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आपको बताया था मैं तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बैटरियों का, और मेरे को तो कॉस्ट ही 7,000 रुपए की पड़ती है, आप 8,000 रुपए की ले लो, मैं 10 आपके घर पे भिजवा देता हूँ। तो उसने भिजवा दी। अब उसने सोचा भेजूं कैसे, चलो कोरियर करा देता हूँ। कोरियर करवा के लखनऊ में उसने 10 बैटरियां भेज दी। कितनी? 10। एक बैटरी 10,000 रुपए की तो 10 हो गई 1 लाख की। अब 80,000 रुपए की तो उसकी कॉस्ट होगी, 8,000 इंटू 10 80,000, लेकिन 1,000 रुपए तो कोरियर चार्जेस भी लगेंगे, 100 रुपए पर बैटरी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट बोल लो उसको। तो 19,000 का जीपी हो गया, 19% की जीपी, फिक्स्ड कॉस्ट 0 और 19,000 का नेट प्रॉफिट आ गया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ है ही नहीं, सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 19% का आ गया। बैंकों में 10,000 थे, 1 लाख रुपए आए, 81,000 खर्चा हो गया, 29,000 रुपए बचे हैं। 29,000 रुपए, बैंक में 8,000 थे, अब 29,000 हो चुके हैं। आगे चलो, मामा जी रिटायर हो गए। मामा जी हुए रिटायर। रिटायर होने के बाद वो दे रहे थे लखनऊ के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर एक स्पीच दे रहे थे कि, और तो उनको कोई बात याद नहीं आई, और बातों बातों में उन्होंने बैटरी की बात छेड़ दी।
और उसने लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी सही चीज पकड़ के लाए हैं मामा जी। तो उन्होंने फोन किया अपने भांजे को, ओ बेटा आज ना ये गड़बड़ हो गई। कहते क्या हुआ? वो मेरी ना रिटायरमेंट थी और मेरे को माइक पकड़ा दिया। बेटा मेरे को बोलना तो कुछ आता नहीं और ना ही मेरे को बोलने में कोई वो रहती है, तो क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि बहुत अच्छा रहा, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, करते करते मैंने तेरा नाम भी दे दिया। दिल्ली गया, दिल्ली में मुझे एक बड़ी अच्छी बैटरी मिल गई, मैंने दोस्तों को बताया तो दोस्तों ने भी बैटरी ली और उसका लाभ उठा रहे हैं। एक दूसरे का भला करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ऐसे करके। तो हुआ क्या, मेरे फेयरवेल के बाद इतने सारे लोग आ गए, सभी ने मुझे बोला कि एक बैटरी हमें भी मंगवा दो दिल्ली वाली। तो वो कहते हैं मामा जी क्या करते हो आप इस बात को इतना मशहूर क्यों कर रहे हो? वो तो चलो पिछली बार मैंने आपको दे दी। अरे तू बात तो कर बेटा। अब देखो बिजनेस दस्तक दे रहा है, किस तरीके से बिजनेस दस्तक देता है। हम जिस बिजनेस के अंदर हैं, तो क्या किस तरह से वो हमारी जिंदगी के अंदर आया था। तो वैल्यू देनी है सामने वाले को, भला करना है सामने वाले का, शुभ लाभ। शुरू शुरू में जो डिस्कशन हुई थी, बिजनेस का मतलब ही है सभी का फायदा। सभी का फायदा, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको ही तो व्यापार कहते हैं। तो ठीक है मामा जी बात करता हूं मैं। फोन किया, कहता कोई दिक्कत नहीं है, कहता उसी तरीके से आ जाएंगी, कहता हाँ जी उसी तरीके से 100 बैटरियां आ जाएंगी। आ गई उसी तरीके से 100 बैटरियां आ गई। अब देखो 10 लाख की बैटरियां बिक गई। 8,10,000 की उसकी कॉस्ट है, क्योंकि 100 बैटरियां इंटू 8,000 इजिकल टू 8 लाख। 1,000 रुपए कोरियर कराने के, 1,19,000 का जीपी हो गया 19%। कॉस्ट कोई और लगती नहीं है, फिक्स कॉस्ट 1,90,000 का हो गया। बैंकों में बैलेंस 29,000 था, 10 लाख रुपए और आए हैं, 8,10,000 रुपए दे दिए, 2,19,000 रुपए का बैलेंस हो चुका है, 2,19,000 रुपए का। मुकेश कह रहा है बात तो सही है यार, ये तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड तो है बैटरियों की, बैटरियों की डिमांड है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा इसके अंदर पार्ट टाइम कुछ करके देखते हैं। तो उसने पार्ट टाइम करने के चक्कर में एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट कर लिया 20,000 रुपए का। और डिजिटल मार्केटिंग के खर्चे जैसे फेसबुक एड और लिंक्डइन और एडवर्ड और लगाया, और एक सेल्समैन बिठा लिया 25,000 रुपए का। क्यों, बैंकों में पैसे तो आ ही गए थे 2,19,000 रुपए। कहता थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी बोले कुछ करिए। तो कुछ करने के चक्कर में, जैसे आजकल हम ऑनलाइन वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो उसने खींच खाच के ना 200 बैटरियों का ऑर्डर मार्केट से पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि सेंस तो मिल चुकी थी, एक बैटरी 10 बैटरी 100 बैटरियों से सेंस तो मिल चुकी थी मार्केट की कि भैया डिमांड तो है, अगर तरीके से उसको डील किया जाए। 12,000 रुपए की चीज 10,000 रुपए में सीधा कस्टमर को मिल रही है, कॉस्टिंग पड़ रही है 8,000 रुपए की, 20% का सीधा मार्जिन है। अब एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग के खर्चे करके 200 का ऑर्डर पकड़ लिया तो अच्छी बात है। तो 200 के पीछे सेल कितनी हो गई? 20 लाख की। टीबीसी कितनी है? 16-20 की। प्रॉफिट कितना हो गया? जीपी 380, जो कि 19% का है। फिक्स्ड को 75,000 की हो गई। कैसे? 20 जमा 30 जमा 25, ये लो। बाकी नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 3,05,000 का। जिंदगी चल रही है। कहते यार ये तो बढ़िया हो गया, चलो और बेचते हैं। अगले महीने डिमांड डबल, डिमांड डबल। तो क्यों? मार्केटिंग चल रही है। अब उसने एक छोटा सा गोडाउन भी ले लिया 40,000 की किराए के ऊपर। बिजली का बिल जहां का 5,000 का आता है, 2,500 रुपए टेलीफोन, 10,000 रुपए स्टोर कीपर के, 10,000 रुपए रिसेप्शनिस्ट के, और 15,000 का अकाउंटेंट। स्टॉक रिकॉर्ड पहले दिन से एक्यूरेटली मेंटेन किया उसने, अकाउंटेंट अपॉइंट किया हुआ है, आईएमएस लगा दी पहले दिन से ही। चलो, तो अब 400 बैटरियों के ऊपर फाइनेंशियल समरी क्या बोल रही है? 40 लाख की सेल, 760 का जीपी, 19% जीपी आ गया। खर्चे देखो 177 के हो गए हैं, कर लो टोटल 177 के, 15% का एनपी। अरे वाह! अब मुकेश की जिंदगी में फाइनेंस, प्रॉफिटेबल कैश रिच बिजनेस का गणित उसको समझ में आना शुरू हो गया। कहता क्यों ना एक काम करें यार, क्यों ना एक काम करें, ये ट्रेडिंग तो करते हैं। दोस्त से बात की कि यार मैं असेंबलिंग लाइन चला दूं क्या? असेंबलिंग लाइन। दोस्त ने कहा चला दे, असेंबलिंग लाइन चला दे भाई, असेंबलिंग लाइन चला दे। वो कैसे चलाएंगे? और उसने क्या किया, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी। उसके दोस्त ने बोला देखो ऐसा है, मैं तो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इसका, और मेरा अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बच्चे कनाडा पढ़ते हैं, हाँ जी, और तुमने करना है, तुम कर लो।
क्या होता है कि जब हम जॉइंट वेंचर के लिए आगे जाते हैं, पार्टनरशिप के लिए जाते हैं, दिल की बात सामने रखते हैं लोगों के साथ में और डिस्कशन करते हैं, जो आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, जो आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो आपकी और मेरी गलतफहमी है कि वो हमारे आइडिया हैं। ये यूनिवर्स के सिग्नल है। जिस लेवल के ऊपर हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सेट होती है ना, उस ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यूनिवर्स ने जो हमारे लिए अच्छा सोच रखा है, खटक वो थॉट के रूप में हमारे माइंड के अंदर आता है। वो थॉट के रूप में माइंड में आया तो हमने उसको रिस्पेक्ट दिया। वो थॉट कंसिस्टेंट है हमारे विजन के अकॉर्डिंगली, हमारे मिशन के अकॉर्डिंगली। पहली बात तो उस थॉट को इन्वाइट ही हमने किया। अब होता क्या है कि हम इतने तरह की अलग अलग फीलिंग के अंदर रहते हैं, कभी फियरफुल तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, उसी हिसाब से थॉट्स आती है और थॉट ने बेड़ा गर्क कर रखा है। बीपी, शुगर, डिप्रेशन, कोई डायरेक्शन नहीं है, परेशान, चिंतित, हर समय दुखी। क्यों भाई? फ्रीक्वेंसी ठीक करो, फ्रीक्वेंसी ठीक करो। सुबह उठो, टाइम पे नाम जपो, वंड छको, अपनी फ्रीक्वेंसी ठकाठक रखो, जबरदस्त वाली, तो आपको थॉट भी सही आएंगी। अब हुआ क्या, मुकेश के दिमाग में जो थॉट आई है वो क्या आई है कि यार 200 बैटरी बेची, 400 बैटरी बेची, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर लूं, बात करूं भाई से, बात करने में क्या जाता है, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा डाला। पूछो, बात की उससे, उसने कहा हाँ यार डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तू ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग खोल ले, तो तू बेच ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू किया कर, किया कर। ये तो अंधी डिमांड है मार्केट के अंदर, आजकल ई रिक्शा वगैरह वैसे ही आ गए हैं। लिथियम बैटरी भी आने वाली है, मैं तो लिथियम पे शिफ्ट कर रहा हूँ, लेड एसिड तू चलाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा हाँ जी, तो लगा दी मैन्युफैक्चरिंग की। थॉट को उसने इंपॉर्टेंस दी, आइडियाज आए, आगे बढ़े, उसने 1000 बैटरियों के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की फैक्ट्री डाल दी। भाई 40 लाख रुपए अगले पिछले पड़े थे उसके पास, शादी भी तो रिसेंटली हुई थी उसकी, बैंकों से ले लिया 60 लाख रुपए का लोन। चलो भाई 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, लगा दी यूनिट, और मार्केट के अंदर 10,000 के ऊपर तो एकदम एकदम पानी की तरह रेट निकला हुआ है। तो क्या है, 1 करोड़ रुपए अब उसकी सेल हो गई है। देखो जीपी 29% हो गया है। पहले जीपी कितना था? पहले जीपी 19% था। अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से उसको लाभ होगा कि नहीं होगा? 7,000 की कॉस्टिंग आ गई उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से। पहले 8,000 कॉस्टिंग आ रही थी, 7,000 कॉस्टिंग आ गई, तो जीपी सीधा 10% इंक्रीमेंट कर गया। हाँ जीपी तो बढ़ गया, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ गई, 12,78,000। क्यों? सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, बाकी सारी दुनिया जान के खर्चे देने हैं। लेकिन आप देखो, 1 करोड़ का रेवेन्यू है, 29% का जीपी है, 12 लाख के खर्चे निकाल के नेट प्रॉफिट कितना हो गया है? 16,21,555 रुपए का। हमारा मुकेश भाई जो कि एक म्यूजिक टीचर है, एक म्यूजिक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे 300-500 रुपए म्यूजिक टीचर के दे जाते हैं। एक बंदर से डरने वाला फियरफुल मुकेश, एक बंदर से डरने वाला फियरफुल मुकेश, जो हार्ड वर्किंग करके, जिसको पता था कि अटेंडेंस लेके आनी है और 90% से ऊपर रट्टे रुट्टे मार के पढ़ पुढ़ के पेपर दे आने हैं, और जब कॉलेज के टाइम पर आया तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के एकदम फियरफुल स्टेट से था। लेकिन जैसे ही वो खुला, जैसे ही वो खुला, तो उसके बिजनेस में देखो, उसकी लाइफ में देखो, कैसे बहारम बहार हो गई है। बैंक के पैसे देखो, बैंकों में 11,06,000 रुपए थे, अब 27,28,000 रुपए हैं। कितने? 27,28,000 रुपए हैं। और 16 लाख रुपए का वो अब महीने का प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर गया है। 1 करोड़ की सेल उसने लगानी शुरू कर दी है। पॉइंट यहां पर क्या है? पॉइंट यहां पर ये है कि जो पैटर्न थे ना रूट के, जो भी थे, जो भी पैटर्न थे, आप ना उन पैटर्न को किसी भी मोमेंट पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो भी पैटर्न हमने बचपन से, इसका मतलब है कि अगर रूट के ऊपर हमने सेब की रूट लगा रखी है और उस तरह की नरिशिंग की है तो सेब ही निकलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आम का पेड़ लगा नहीं सकते। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, एक और पेड़ लगाएंगे, एक और पेड़ लगाएंगे, पूरे बगीचे खोलेंगे। अपने पैशन को पहचानो। अब हमें इस लाइफ के एज और स्टेज पे पता लग गया कि जो प्रोबेबल ऑलमोस्ट सर्टेन फ्यूचर है वो ये है कि इसी तरीके से लाइफ चलती रहेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, लिमिटेड सी इनकम होगी। उससे बेटर है कि अवेयरनेस की स्टेज के अंदर आ गए, अवेयरनेस की स्टेज के अंदर आ गए, प्रॉफिटेबल और कैश रिच के न्यूरो पैटर्न आपके ब्रेन के अंदर आने शुरू हो गए, करेजियस के बारे में अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस कॉजेज डिसअपियरेंसेस। आप अवेयर हुए किसी बात को लेके, तो जितने भी फियर के स्टेज थे ना, डिसअपियर। हार्ड वर्किंग, डिसअपियर। अब क्या आ गया है? करेजियस, रिस्क टेकिंग। अब क्या आ गया है? अब आ गया है स्मार्ट वर्किंग। आगे बढ़ते हैं,
आओ तो सही। चलो, अब जैसे आपको पता है कि ब्रेन की थॉट उस तरीके से आने लग गई है, तो मुकेश के दिमाग के अंदर भी नए आइडियाज आने शुरू हो गए हैं। कौन से नए आइडिया? मुकेश ने कहा कि मैं 1000 बैटरी बेच के 1000 बैटरी बेच के कितने 16 लाख का प्रॉफिट कमाता हूं। जरा देखो तो सही मैं कितनी तरह की बैटरियां बेच रहा हूं। खटक करके उसने क्या बना दिया, जीपी शीट बना दी। उसने जीपी शीट बना दी। ये देखो जीपी शीट के अंदर भाई 1 करोड़ के रेवेन्यू पे 29% का जीपी आ रहा है, जिसके अंदर कार की बैटरी का जीपी 29% था, ई रिक्शा का 35 था और मोबाइल का सिर्फ 23% जीपी था। उसने बस छड्डो पर मोबाइल की बैटरी क्या बनानी, हमने वही रिसोर्सेस मैं लगाऊंगा ई रिक्शा की बैटरी बनाने में। उसने ई रिक्शा की सेल को मारा डबल 1000 की बैटरी के ऊपर। अब उसका एवरेज जीपी कितना आ गया, 33% का। जस्ट बाय डूइंग सेगमेंट एनालिसिस उसकी फाइनेंशियल समरी की रूपरेखा चेंज हो गई। देखो 1000 बैटरी पे 16 लाख का प्रॉफिट कमा रहा था, अब सेगमेंट वाइज एनालिसिस करके जीपी 29% से 33% हो गई है। अब प्रॉफिट देखो 20 लाख का हो गया। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अब और उसने बिजनेस में आइडिया लगाए। उसने कहा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये करते हैं कि जब बैटरी बनती है उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो लेड होता है, लेड। तो लेड मैं बाहर से खरीदता हूं, तो लेड जरा पुरानी बैटरियां आती हैं उसको प्रोसेस करके अपना ही लेड निकालूंगा, जो मेरी रिजेक्शन आती हैं या जो अड़ोस पड़ोस की होती है। या मैं काम करता हूँ लेड की फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए रॉ लेड खरीद के उसको प्रोसेस करके मैं अपनी ही फैक्ट्री में करूंगा। उसके लिए कोई अलग से फैक्ट्री लेनी नहीं, उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं, क्योंकि बैटरी तो असेंबलिंग होती है। उसने असेंबलिंग के साथ में लेड प्रोसेसिंग की लाइन भी ऐड कर दी। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसको जो बाइंग की कॉस्ट है वो पर यूनिट कम हो जाएगी। लो कर दी कम। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन है बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते सारी उसकी जो कॉस्टिंग पड़ रही थी 67 लाख की, अब कॉस्टिंग कितनी पड़नी शुरू हो गई है टीवीसी 65 लाख की। जीपी हो गया 33% से 35%। प्रॉफिट पहुंच गया ऊपर 22 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना चला गया, 22 लाख रुपए का प्रॉफिट चला गया उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यार जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो बैटरियां मैं डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता हूँ, क्यों ना उसकी एएमसी करना शुरू कर दूं। एक नया पर्सपेक्टिव, न्यू आइडिएशन उसके दिमाग के अंदर आई कि यार ये मैं एएमसी दे सकता हूँ। उसने कहा एक काम करता हूँ, जितने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं उनको बोलूंगा कि भाई साहब आप एएमसी पकड़ो, आधे पैसे अपने पास रखो आधे मेरे को दो, क्योंकि ब्रांड मेरा है। और जो आपका सेल्समैन है ना, उसी को मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन की किस तरह से बैटरी को सही करते हैं। क्योंकि बैटरी को सही करने में क्या दिक्कत है, बैटरी को ठीक करना बहुत आसान है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैटरी उठा के वापस भेज देना, दूसरी बैटरी लगा देना, पहली का लेड निकालो उसको प्रोसेस करो, नहीं बना दो। नहीं तो बैटरी में जो छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करके सेल्समैन को दे दी, सेल्समैन भी खुश, ऊपर से उनका एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो गया। किस चीज का, एएमसी का। यानी कि सेम पर्सन ने एएमसी भी पकड़नी शुरू कर दी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। आधे उनके आधे हमारे। अब आधे उसके हैं जिसमें सैलरी पे करेगा, आधे हमारे हैं। अब एएमसी की वजह से रेवेन्यू कितना हो गया, 1 करोड़ 5 लाख का, 5 लाख रुपए से रेवेन्यू बढ़ गया है। अब देखो जीपी कितना हो गया, 38% का। कितना, 38% का जीपी हो गया। पहले कितना था, 29% का। अब प्रॉफिट देखो 16 लाख का प्रॉफिट है, उन्हीं 1000 बैटरियों के ऊपर बढ़कर 27 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, पर मंथ बढ़ना शुरू हो गया है। नाउ यू आर एबल टू रिलेट विद इट। उसने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर तो फैले हुए हैं, क्यों ना मैं एक टूल किट भी बना के साथ में बैटरियों की निकालना शुरू कर दूं। आपको पता है एसेसरीज के अंदर 50% से कम का मार्जिन नहीं होता। उसने टूल किट ऐसी बनाई जिसके अंदर 50% का मार्जिन था उसका। उसने कहा बिजनेस तो चल रहा है, लगे हाथ टूल किट भी भिजवाएंगे, इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। सेम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, सेम फ्रेट का नेटवर्क, सब तरीका सही है। अब उसने क्या किया, 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा टूल किट बेच डाली। अब 1 करोड़ की तो बैटरियां बिकी रही थी, 5 लाख रुपए की एएमसी आ रही है, 10 लाख रुपए की टूल किट आई। अब उसकी टीवीसी के अंदर 65 लाख की जगह 70 लाख रुपए की टीवीसी हो गई, क्योंकि 5 लाख की कॉस्ट भी तो आई। लेकिन जीपी बढ़ के कितना हो गया, 38% का 39% हो गया है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12,78,000 की। प्रॉफिट 32 लाख रुपए का, प्रॉफिट 32 लाख रुपए का। उसी 1000 बैटरियों के पीछे 16 लाख का प्रॉफिट था, उसी 1000 बैटरियों के पीछे प्रॉफिट डबल हो गया 32 लाख रुपीज का। कहां से, उसने अपने बिजनेस को पहले तो समझा, देखा, बढ़ाया, एस्टेब्लिश किया, सेगमेंट वाइज में आइडिया लगा दिया उसने। उसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा आइडिया लगाया, एएमसी का आइडिया लगाया, उसने टूल किट का आइडिया लगाया। अब देखो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है।
बढ़ता चला जा रहा है। मीन्स व्हाट? मीन्स यहाँ पर ये है कि अब उसको प्रॉफिटेबिलिटी और कैश रिचनेस की बात समझ आनी शुरू हो गई है। अब क्या करें? अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तो इस तरह का जिसे कहते हैं ना मोमेंट्री आ चुका है, मोमेंट्री। अब रुकने वाला नहीं है मुकेश। मुकेश रुकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कैश फ्लो मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी की पूरी समझ आ चुकी है, पूरी समझ आ चुकी है। उसका वे ऑफ लाइफ बन चुका है, रूट ट्रांसफॉर्म हो गई है, उसकी वजह से फ्रूट उसकी लाइफ के अंदर चेंज हो गए हैं। अब वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग तो वो कर ही रहा था, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर दिया। अब पैसे कमा के करेंगे क्या? रियल एस्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए। जितने पैसे रियल एस्टेट में किए उसने ज्वाइंट वेंचर कर लिया बिल्डरों के साथ में, बोला बनाओ कमर्शियल प्लेसेस। कमर्शियल प्रॉपर्टियां बन रही हैं और वहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टियां बनते बनते अब लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए। अपनी ही एनबीएफसी कंपनी खोल दी। अब अपने इतने सारी कमर्शियल साइटें चल रही हैं, एनबीएफसी कंपनी अपनी चल रही है। अब वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, हाउस कीपिंग के बंदे भी चाहिए, तो इन्होंने भाई साहब ने अपनी एक हाउस कीपिंग एंड सिक्योरिटी कंपनी भी खोल दी। अब दुनिया की सेवा भी करनी है। और जब इन्होंने रियल एस्टेट डेवलप किया तो हॉस्पिटल भी लगे यार डेवलप कर दिया, तो अब इनके हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। अब इनके प्लान तो पूछो मत कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, कैसे कैसे? मुकेश भाई क्या कर रहे हैं? मुकेश जी जो हैं उनको प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के अंदर की साइंस समझ आ गई। हम भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि हमें किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है कैश फ्लो का फ्रेमवर्क। भाई ऐसी कौन सी साइंस है जो मुकेश को समझ में आ गई और उसने कैश फ्लो फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर दिया। अब इस स्टोरी को थोड़ा पूरा एनालाइज करके खोल के देखते हैं इन्होंने क्या किया, क्या फ्रेमवर्क है वो, क्या है वो फ्रेमवर्क। इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि वो फ्रेमवर्क क्या है। पहला, बिजनेस मॉडल। सुन लो, देख लो, समझ लो। मुकेश की स्टोरी के अंदर जो बिजनेस मॉडल है ना उसको समझ में आ गया। इसका बिजनेस मॉडल क्या था? उसका बिजनेस मॉडल ये था कि मार्केट के अंदर बैटरी की डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, सेलिंग प्राइस 10,000 रुपए का है, 8,000 का मैं सोर्स कर सकता हूँ, 20% का जीपी मार्जिन है, उसको मैं रोल कर सकता हूँ। तो उसके अराउंड उसने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस इज ए नंबर गेम, बिजनेस इज कंप्लीटली अ नंबर गेम। अब पॉइंट यहां पर यह है कि जो बिजनेस एक नंबर गेम है, तो उस नंबर गेम के अंदर हम भी जरा नंबर को समझ लेते हैं, हम भी उसके अंदर नंबर को समझ लेते हैं। और आपने क्या बनाना है? आपने अपने बिजनेस का ये बिजनेस मॉडल बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा है, इतना सा बस, छोटा सा बिजनेस मॉडल आप क्रिएट कर लो। क्या करोगे आप? बिजनेस इज ए नंबर गेम का एक कंट्रोल पैनल बनाया, यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन। और लास्ट ईयर आपके अपने बिजनेस में देखो, लास्ट ईयर क्या चल रहा था। नॉर्मल सिनेरियो रहेगा तो क्या होगा, बेस्ट सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, और वर्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या सिचुएशन रहने वाली है, वो स्ट्रेटेजी क्या है। बात करेंगे हम बेस्ट सिनेरियो की। सबसे पहले तो क्या पकड़ा? जीपी रेशो। भैया जीपी रेशो पकड़ ली बिजनेस मॉडल के अंदर। मुकेश की जीपी रेशो 20% थी, अब 20% जीपी रेशो कैसे निकली? जीपी शीट में से। मान लीजिए आप एक आइटम 10,000 की बेचते हो और उसकी पोस्टिंग आती है 8,000 रुपए की, क्यों? उसमें 80% मटेरियल है, जो वर्क, फ्रेट, पैकिंग और डिस्काउंट नहीं है ट्रेडिंग के केस में। मान लो उसमें मटेरियल होता है 75% का, 3% आपको जॉब वर्क करवाना पड़ता है, 1% की आपकी फ्रेट है और 1% की पैकिंग है। ठीक है, तो भी 80% का टीवीसी आ गया। यानी कि इस आइटम के अंदर 20% जीपी हो गया। मतलब कि 10,000 की चीज 8,000 की है तो 2,000 में करेंगे। दूसरी बैटरी 30% जीपी, तीसरी बैटरी 50% जीपी। अब हमें देखना है कि क्या मिक्स हम चला रहे हैं। अगर मिक्स ये चल रहा है तो एवरेज जीपी 33% की। अगर ये वाली बैटरियां ज्यादा बिक रही हैं तो मेरा एवरेज जीपी कितना आ गया? 25% का। अगर ये कम बिक रही हैं, ये मैं ज्यादा बेच रहा हूँ, तो मेरा एवरेज जीपी कितना आ गया? 46% का, क्योंकि यहाँ पर 50% का जीपी मार्जिन है। पॉइंट यहाँ पर क्या है? पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें अपने बिजनेस मॉडल को सेट कर दिया। बैटरी कितने की बेच रहा हूं, कितने की मेरे को कॉस्ट कर रही है, कितने की पड़ेगी, कितना परसेंट उसका जीपी मार्जिन है। तो आइटम वाइज जीपी मार्जिन भाई साहब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मैडम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, करके ये देखो आपकी एवरेज जीपी आ गई। अब बिजनेस मॉडल में क्या निकाल लिया आपने? फिक्स्ड कॉस्ट।
भाई फिक्स्ड कॉस्ट इस बिजनेस को रन करने में कहाँ लगनी है, कितनी लगनी है? फिक्स्ड कॉस्ट इस बिजनेस के अंदर, मान लो मैंने एग्जांपल लिया 1,13,37,500 रुपए की 1,13,78,500 रुपए की इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट लगनी है। कैसे लगनी है भाई? उसकी डिटेल बना लेना ना चार्ट ऑफ अकाउंट के हिसाब से। चार्ट ऑफ अकाउंट के हिसाब से जैसे मुकेश ने बनाया कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर लगेगा। मुकेश ने क्या बोला, मुझे भाई एक सेल्समैन रखना पड़ेगा, एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक गोडाउन लेना पड़ेगा, एक रिसेप्शनिस्ट रखनी पड़ेगी, एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। आप देखो बिजली का बिल कितना आने वाला है, सैलरी कितनी देने वाले हो, रेंट कितना दे रहे हो, टेलीफोन के खर्चे कितने हैं, रिपेयर मेंटेनेंस कितने हैं, इंश्योरेंस कितनी है, अपनी सैलरियां कितनी निकालनी है, कोई सॉफ्टवेयर लगाना है क्या, उसके खर्चे कितने हैं, प्रोफेशनल फीस के, ऑडिट के, भाई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट भी करवानी पड़ेगी आपको, टीवी, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और फाइनेंस के खर्चे क्या हैं और क्या होने वाले हैं, निकाल सकते हो आप, निकाल लो। कितनी आ गई, आप उसका टोटल करेंगे, मंथ वाइज डाल दो ब्रेकअप उसका। भाई मंथ वाइज तो ब्रेकअप पता ही होना चाहिए कि हम किस हेड में कितना खर्चा करने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आपने पकड़ बना ली अपनी, किसके ऊपर पकड़ बना ली, अपनी जीपी रेशियो के ऊपर। अब जितनी ज्यादा जीपी रेशियो होगी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जितनी कम जीपी रेशियो होगी हम देखते ही नहीं है अपनी जीपी रेशियो, बस लगे हुए हैं काम करने में, दे दनादन चल रहे हैं काम, जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं बिजनेस के काम। पॉइंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई कर दी। अब मान लो फिक्स्ड कॉस्ट कम करनी होगी तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार ये वाला खर्चा ना बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए 1 लाख महीने का खर्चा मैंने एडजस्ट किया तो ये रहेगा 24 लाख रुपए का, फिक्स्ड कॉस्ट होगी 10 लाख की। हमने कहा थोड़ा मेहनत यहाँ पर भी करते हैं, थोड़ा सा ना यहाँ पर जरा लेकर आते हैं, कुछ नेगोशिएशन की स्किल लेके आते हैं। तो जहां जहां जो जो खर्चे ठीक होने वाले हैं, सेट होने वाले हैं, तो आपने उस खर्चे को एडजस्ट करें। अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कितना खर्चा होगा, नहीं करेंगे, अब बैंकों का ब्याज कितना जा रहा है, बैंकों का ब्याज बहुत जा रहा है, थोड़ा कम करो। तो कैसे कम करेंगे, वो कैश फ्लो ही कम करेगा। हमारे केस में तो बैंकों का ब्याज होता ही नहीं क्योंकि डेब्ट फ्री बिजनेस करते हैं, जीरो हो गया। तो मैं प्लानिंग करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, प्लानिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यानी कि आपने कंट्रोल पैनल के अंदर अपनी कॉस्ट कहां पर ले आए, 1,13,00,000 से कम करके 99,62,500 ले आए। आप बोलोगे यार चिंगो ये तुम क्या कह रहे हो, पहले तुमने कोई खर्चे लिखे और बाद में खर्चों को कम कर दिया। इससे खर्चे कम होते हैं क्या? खर्चे तो ऐसे ही कम होते हैं, खर्चे तो ऐसे ही कम होते हैं। कैसे खर्चे होते हैं कि आप क्या एक्सपेंस कर रहे हो, पहले उसको एक सिंगल शीट पे लिख लो। लिख लिया, लिखने के बाद उसकी जस्टिफिकेशन करो कि ये खर्चा मैंने क्यों शुरू किया था, आज की डेट में रिलेवेंट है क्या बिजनेस के हिसाब से। आपने गुड़गांव के अंदर मार्केटिंग ऑफिस खोल रखा है, दे देना दिन किराया दे रहे हैं उसके, आज की डेट में गुड़गांव के मार्केटिंग ऑफिस की रिक्वायरमेंट भी है क्या? ऑनलाइन तो काम चल रहे हैं। 15 गोडाउन हमने ऑल ओवर इंडिया में बना दिए, 15 गोडाउन ऑल ओवर इंडिया में बना दिए। अब तो आपने मास्टर जब फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर ही लिया है तो गोडाउन का किराया क्यों जा रहा है? आपके रिश्तेदार ने कहा कि मेरे दोस्त को भी अपनी कंपनी में रख लो, आपने रख लिया। अब अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको किसी वैसी जगह पे शिफ्ट करो ना जहां पर वो भी खुश और उसको सैलरी भी मिल जाए और जहां पर उसका काम हो। आप ही नहीं क्यों सैलरी पे करते रहनी है। जब लिखोगे ना ये कन्वेंस, सॉफ्टवेयर, रिकरिंग खर्चे, पता नहीं कौन कौन से खर्चे निकल कर आएंगे, और फिर आप प्लान करो कि इस साइड में खर्चे होने कितने चाहिए। जब आप प्लान करके उसके अगेंस्ट में एक्शन को देखोगे ना तब समझ में आएगा। अभी तो मन ही मन में मोटा मोटी पता है कि हाँ ठीक है यार बड़ा बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस में तो खर्चे होते ही है और वो निकलते चले जा रहे हैं। वो मटके के अंदर एक छेद किया हुआ है और छेद में से पानी निकल रहा है, और इतना स्लो पानी निकल रहा है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, बूंद बूंद करके निकलता है। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूं कि चैरिटी डोनेशन कर दो, करते ही नहीं। कहते नहीं नहीं यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं, चैरिटी कैसे कर दे, डोनेशन कैसे दे दे, गिविंग कैसे दे दे यार, 70,000 रुपए वहां पर दे दे ऑक्सीजन सिलेंडर के, 10,000 रुपए किसी को हम हेल्प कर दे, किसी की 10,000, 5,000, 1,000, 3,000 हेल्प करने में ना जान निकल जाती है हमारी। हमको तो पता नहीं क्या हो गया,
जान निकल जाती है हमारी। लेकिन इधर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ऐसे खर्चे निकल रहे हैं, हमें पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने दूध में जाने कितनी मक्खियां पड़ी हैं और घटाघट हम उसको पीते चले जा रहे हैं, लेकिन देख ही नहीं रहे। देखोगे ना, सारी मक्खियां बाहर निकल के आ जाएंगी दूध के अंदर से। क्या करना है, कंट्रोल पैनल के अंदर बिजनेस मॉडल बनाकर हम देखें तो सही हमारी जीपी रेशियो कितनी आ रही है, और आइटम वाइज जीपी रेशियो कितनी आ रही है, और हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं, किस हेड के अंदर खर्चे हो रहे हैं, किस हेड के अंदर खर्चे प्रोजेक्शन होने चाहिए, वो आपने कर दिए। अच्छा, अब कंट्रोल पैनल का यानी कि बिजनेस मॉडल की आपको हल्की सी सेंस मिलनी शुरू हो गई। देखो, जीपी रेशियो और कॉस्ट डिसाइड करेगी आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अब बिजनेस मॉडल है क्या, बिजनेस मॉडल के अंदर सारी की सारी जो जान है ना, वो है सेल्स लीड। सेल्स लीड यानी कि कितनी सेल्स की लीड आप जनरेट करते हो। आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, ट्रेडिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप अल्टीमेटली सर्विस किसको कर रहे हो, कस्टमर को कर रहे हो, क्लाइंट को कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट बिजनेस के अंदर हो, उसको कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप बहुत से लोगों से मिलते हो, बहुत से लोगों से मिलते हो या कांटेक्ट करते हो, या लोग आपको अप्रोच करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, कैसे भी करेंगे। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर ही आपको रिपीट ऑर्डर देने के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। दैट मीन टू से एवरी इंक्वायरी इज अ लीड फॉर यू, एवरी इंक्वायरी इज अ लीड फॉर यू। यानी कि बिजनेस को अगर हम बिल्कुल नीचे 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 जो रॉक बॉटम लेवल के ऊपर बिजनेस मॉडल में लेकर जाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि धंधे का मतलब ये होता है कि मेरे पास लीड कितनी आ रही है, कितनी इंक्वायरी आ रही है। कुछ भी कर लो, आप कह रहे यार प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, यार नया काम नहीं मिल रहा यार, अरे इसका मतलब ये है कि आपके पास लीड ही नहीं आ रही है। चलो, लीड आ गई, लीड आ गई। लीड कैसे आएगी भाई, लोग अपनी किताबें बेच रहे हैं, लोग अपना अपना मोबाइल बेच रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो इंक्वायरियां क्रिएट करते हैं ना, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, अदरवाइज रिपीट सेल होती है। चलो, एक बात से आप पूरी तरह से एग्री कर गए जगमोहन, ठीक है। यानी कि बिजनेस का मतलब है कि मुझे सबसे छोटी इंपॉर्टेंट बॉटम की चीज पे फोकस करना है, उसका नाम है सेल्स लीड। कर लो, और सेल्स लीड को भी ना छोटा 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 करते करते उसको पर वीक में ले आओ, कि मैं इस हफ्ते, देखो पहले जमाना होता था एक साल का, एक साल में देखेंगे क्या हुआ। फिर जमाना आया क्वार्टर में, क्वार्टर में क्या क्वार्टरली रिजल्ट दिया। फिर जमाना आया मंथली, मंथली क्या कर रहा हूँ। आज की डेट में ना जितनी फास्ट ऑनलाइन वर्ल्ड हो गया, बच्चों से पूछो जो मोबाइल खेलते हैं, आज के जमाने में इतना फास्ट हो गया है, एक हफ्ता एक साल के बराबर है। एक हफ्ता एक साल के बराबर है। यस, आप देखो ना, जब बायजूस के प्रॉफिट को देखो, आप रिलायंस के, टाटा के, बाकी ग्रोइंग कंपनियों को देखो, वीकली बेसिस के ऊपर ये पूरी ट्रैकिंग बना रखी है। इस वीक में क्या रहा, इस वीक में क्या रहा, इस वीक में, वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक। जब आप वीक बाय वीक अपने बिजनेस को मॉनिटर कर रहे हो ना, तो कहीं भी कुछ गड़बड़ है या कहीं भी अपॉर्चुनिटी, आप उसको ग्रैब कर लोगे। ये थोड़ी कि एक साल के बाद दिवाली के दिवाली हिसाब करेंगे कि क्या रहा। अच्छा, इस बार यार ठीक नहीं रहा। हर हफ्ते, हर हफ्ते एमआईएस के द्वारा अब आपको नंबर्स मिलते हैं। सबसे बॉटम के अंदर बिजनेस में पैमाना क्या है, मुकेश की स्टोरी में हमने क्या देखा, उसने क्या किया था, जब उसको पता लगा 200 की 400, 400 की 1000 पे ले गया था, उसके बाद तो रुका ही नहीं। वो पता किस पे काम कर रहा था, मुकेश काम कर रहा था अपनी लीड्स के ऊपर। अब देखो, उसके पास मान लीजिए 100 लीड्स हफ्ते की आ रही हैं, कितनी, 100 लीड्स हफ्ते की आ रही हैं। अब खाली लीड आने से तो बात बनेगी नहीं, अब हमें देखना पड़ेगा मेरी कन्वर्जन रेशियो क्या है। अब कन्वर्जन का मतलब है कि जितने लोगों ने आपको अप्रोच किया, उसमें से कितने लोगों ने आपके साथ बिजनेस किया। मान लो 20% लोगों ने बिजनेस किया आपके साथ। अब जो भी हम उसको सेल कर रहे हैं, उसका एवरेज रुपी सेल क्या है, एक कस्टमर को ऑन एन एवरेज कितना बेच देते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक आया, उसने साड़ी भी खरीद ली, लहंगा भी खरीद लिया, चुन्नी भी खरीद ली, दुपट्टा भी खरीद लिया, अप सेल, लो सेल, ये सेल, वो सेल सारी कर दी आपने। तो ऑन एन एवरेज एक कस्टमर एक ट्रांजेक्शन में कितने का एवरेज माल खरीदता है, पता लगे 5000 का खरीदता है। आप देखो 5000 का खरीदता है कि 50,000 का खरीदता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। आपका एवरेज रुपीज सेल कितनी आ रही है, मान लो आपकी एवरेज रुपीज सेल आ रही है 5000 रुपए। अब देखो जीपी मार्जिन कितना है, जीपी मार्जिन तो हम अपनी शीट में से 25% उठाकर लेकर आए हैं।
भाई 25% मार्जिन पे काम कर रहे हो, जितना ज्यादा मार्जिन होगा, अच्छा 25% जीबी मार्जिन है, वो जो कस्टमर आपके पास आता है तो वो 1 साल के अंदर कितनी बार ट्रांजेक्शन करता है आपसे? एक ही बार लेके निकल जाता है क्या वन टाइम वाला? कि वो 2 बार करता है, कि वो 4 बार बिजनेस करता है, कि वो 10 बार बिजनेस करता है, तो उसकी कितनी नंबर ऑफ रिपीट सेल्स हैं? अब ये आपको बिजनेस का मॉडल समझ आ गया। यस, दीज आर दी क्राइटेरिया। अब देखो मैं आपको मैजिक दिखाता हूं किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल हमारे बिजनेस को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, कैश फ्लो फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहले हमने क्या लगाना है, बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल के अंदर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 99,62,500 की है। मेरी जीपी रेशो कितनी है, 25% की है। इसका मतलब है कि मुझे कम से कम 3,97 करोड़ की तो सेल करनी पड़ेगी, ताकि मुझे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस ना हो। ब्रेक इवन पॉइंट सेल निकालते कैसे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल निकालते हैं इजिकल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशो, ऐसे निकलती है। कितने आ गए, 3,97 में। दोबारा देखना है, दोबारा देखो। ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है इजिकल टू फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी थी, 19 लाख की, डिवाइडेड बाय जीपी रेशो कितनी आ गई, यानी कि कम से कम 3,97 करोड़ की तो सेल मुझे करनी पड़ेगी, ताकि मेरा एनपी नेट प्रॉफिट रहे 30,57,000 रुपए का। मान लीजिए सेल मैंने कम की, सेल मैंने कर दी सिर्फ, मेरे पास लीड आ रही है 70, अगर 70 लीड आ रही हैं, सिर्फ 70 लीड आ रही हैं, जबकि आनी कितनी चाहिए, 77 लीड आनी चाहिए। 70 लीड आ रही हैं तो मेरे को भाई साहब 8,48,000 का लॉस होने वाला है। सब कुछ सही है, जीपी रेशियो हमने सेट करके रखी हुई है, 70 लीड आ रही हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम हमें 77 लीड तो चाहिए ही चाहिए हफ्ते की, इजिकल टू 77। अब टारगेट सेट हो गया, टारगेट सेट हो गया आपका बहुत बढ़िया तरीके से, भैया समझ आ गया। हमने डिजिटल मार्केटिंग वाले को ऑब्जेक्टिव दे दिया, मार्केटिंग को सेल्स वालों को ऑब्जेक्टिव दे दिया कि हफ्ते में कम से कम 77 लीड्स आनी चाहिए। तो हमारा अगर लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो जीरो जीरो तो रहा। अगर मान लो लीड्स आ गई, मान लो 100 लीड आ गई, 100 तो सेल हो गई 5,20,00,000 रुपए की और प्रॉफिट हो गया इतना। अच्छा अब देखो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो हमारी 10 थोड़ी हो रही है, एक ट्रांजेक्शन हो रही किसी के साथ में, तो गड़बड़ हो गई। तो हमें कम से कम 765 लीड चाहिए, कम से कम 765 लीड चाहिए, 765 लीड चाहिए तो कहीं जाके बात बनेगी। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दो हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दो हो रही है, तो हमारे को 3,97 करोड़ की सेल के लिए सिर्फ 383 लीड चाहिए। 400 कर लेते हैं, सिंपल करते हैं। मैंने ना 400 हर हफ्ते लीड उठाई, 20% का कन्वर्जन रेट है, 5,000 रुपए का एवरेज रुपीज सेल है, जीपी परसेंटेज 25% की है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक कस्टमर के साथ मैं 2 करता हूं, तो मैं सेल निकाल जाऊंगा 4,16,00,000 रुपए की। चाहिए कितने की थी, 397 की, प्रॉफिट हो गया 4,53 का। अब मेरा दिल कर रहा है प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा। एक तरीका तो ये है कि भाई 400 कस्टमर हर हफ्ते मेरे को अप्रोच कर रहे हैं और मेरी कन्वर्जन रेशियो सिर्फ 20% है। नहीं, बढ़ाओ टारगेट, लगाओ शार्प शूटर टेक्नोलॉजी लगाओ, तो कन्वर्जन रेशियो 20% से बढ़ के अगर 30% हो जाए तो प्रॉफिट देखना कितना हो जाएगा, 4,53 से बढ़ के 56 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, मात्र कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने से। वही कस्टमर वही सब की। आपने कहा कि जो मैं 5,000 रुपए का करता हूँ, थोड़ी इनोवेशन करके इसको 6,000 तक तो लेके आऊं मैं, तो आपका प्रॉफिट हो गया 87 लाख रुपीज का। आपने कहा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 2 होती है, थोड़े जरा थोड़ा 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 स्कीमें चलाते हैं, ट्रांजेक्शन 3 करते हैं, 3 करेंगे तो प्रॉफिट आपका 1,81 लाख का। आपने कहा ये जीपी रेशियो मेरी 25% की आ रही है, तो जरा जीपी रेशियो के ऊपर थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं, एक काम करते हैं, जरा ये आइटम थोड़ी सी ज्यादा बेचेंगे, ये ज्यादा बेचेंगे तो एवरेज जीपी आ गई 32% की। ओके, तो ये देखो प्रॉफिट कहाँ चला गया, 2,59,31,000 का। आपने कहा थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो खर्चे आ रहे हैं, इन खर्चों के अंदर ये वाला खर्चा भैया करने की जरूरत ही नहीं है, या जरूरत है या नहीं है देखेंगे। ओके, तो ये हमने कम किया, अब ये 98 लाख हो गया, प्रॉफिट 26 लाख का हो गया। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एनपी को बढ़ा रहे हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पर ये है कि बिजनेस मॉडल आपने तैयार कर दिया अपना, कैसे 32% का जीपी आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट ये वाली आ गई, एनपी इतनी आ गई, और उसके अकॉर्डिंगली काम आपका चलता चला जा रहा है, काम आपका चलता चला जा रहा है।
तो अब जरा वापसी जीपी को कम कर देते हैं, वो तो आप कर ही दोगे, 25% का एवरेज जीपी आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ लीड्स जो 400 थी, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आ गई 2 और नंबर ऑफ लीड्स आ गई आपकी 300। प्रॉफिट कमा लिया आपने 41,98,000 का प्रॉफिट कमा लिया। आपको तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है जी, 41,98,000 का प्रॉफिट आ रहा है, बल्ले बल्ले। बिजनेस कमाल है, बिजनेस तो कमालम कमाल है, लेकिन बिजनेस मॉडल के अंदर जो असली चीज है कैश फ्लो की, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, अगर इस तरीके से चल रहे हैं प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कस्टमर हमें पैसे दे रहे हैं आराम से, आराम से पैसे दे रहे हैं 120 दिनों में। 2-2 महीने की हमने रखी हुई है इन्वेंट्री, और जिससे हम खरीदते हैं 15 दिनों की उधारी पे खरीद लेते हैं। ये लो 1,87,55,000 का आपके बैंकों का बैलेंस हो गया नेगेटिव। अब बोलोगे हैं जगमोहन ये क्या, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और 41 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मैं अपनी जब बैलेंस शीट खोल के देखता हूँ तो मेरी बैलेंस शीट में तो बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, बैंकों में ओडियां सीसियां बड़ी पड़ी है। हाँ जी, ये क्या चक्कर है। अब ओडी सीसियां खत्म करने के लिए मुझे लोन लेने पड़ रहे हैं। सिक्योर्ड लोन ले लो 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया तो 87 लाख रुपए हो गया। फिर मैंने अनसिक्योर्ड लोन और ले लिया 50 लाख रुपए का, क्लियर 37 लाख का रह गया। मैंने कहा क्या करूं, चलो 40 लाख रुपए और लोन पकड़ो। फिर कहीं जाके 2,44,000 का पॉजिटिव बैलेंस हुआ है, यानी कि कंट्रोल पैनल के अंदर जो 2,44,000 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस हुआ है, उस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ा, 1 करोड़ का सिक्योर्ड लोन, 50 लाख का अनसिक्योर्ड लोन, 40 लाख की ओडीसीसी मैंने खड़ी कर दी, तो थोड़ा बहुत पैसा अवेलेबल है। ये बिजनेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यार, ये समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो मैं इतना बढ़िया जीपी कमा रहा हूँ 25% का, ऊपर से जो है मैं, ऊपर से जो है मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 41-47 लाख का, तो भी मेरे बैंकों का बुरा हाल है। चलो लोन ले लिया, एक काम करते हैं और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं। अब मैं और कस्टमर लेकर आऊंगा, और कस्टमर लेकर आऊंगा, तो मैं 41 लाख रुपए की जगह मैं अपनी सेल को कर देता हूँ डबल। मैंने सेल मार दी डबल, ओए होए होए, डबल कर दी सेल, डबल डबल सेल कर दी, प्रॉफिट हो गया 1,82,00,000 रुपए का। और बैंकों में फिर नेगेटिव हो गया कैश, बैंकों में 93,47,000 नेगेटिव हो गए। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं तो महीने का प्रॉफिट कमाता चला जा रहा हूँ, इतनी बड़ी मेरी कंपनी हो गई है, करोड़ों करोड़ों का मैं प्रॉफिट कमाता चला जा रहा हूँ, इतना लोन मेरी बैलेंस शीट पे चढ़ गया है। मेरी बैलेंस शीट में इतना 1 करोड़ लोन, ये 50 लाख लोन करे, अभी भी कह रहे हो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे है ही नहीं। ये क्या चक्कर है, पैसे है ही नहीं। ये फिर लोन चढ़ गया, अब मैं क्या करूं, ओडीसीसी बढ़ाने के लिए बोलता हूँ एडहॉक बेसिस के ऊपर। सर, गलती कहाँ हो रही है, गलती हो रही है कि हम लगे पड़े हैं सेल बढ़ाने में, हम लगे पड़े हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन के पीछे कुछ ना कुछ सेटिंग करने के लिए, नेट प्रॉफिट सेट करने के लिए। इसको कौन देखेगा, ये ट्यूनिंग ही खराब है, ये ट्यूनिंग ही खराब है। 120 दिनों में जब कस्टमर पे करेगा आपको, इतनी इतनी सेल कर दोगे आप, तो इतना पैसा कस्टमर के पास नहीं फंस जाएगा क्या, 60 दिनों का इन्वेंट्री में नहीं फंस जाएगा क्या। और आप कह रहे हो कि फिर क्या करें, पैसे तो नेगेटिव हो गए, कैसे करें। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो ना ये चक्कर खत्म करो। ये जो चक्कर बना रखा है ना कि ये सिक्योर्ड लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए का, अनसिक्योर्ड लोन ले लिया 50 लाख रुपए का, अदर लोन ले लिया, ये लोन 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 की जिंदगी बना रखी है। कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, डेब्ट फ्री कंपनी चाहिए। कितना माइनस हो गया, 2 करोड़ 83 लाख माइनस हो गया ना, कोई बात नहीं, आ जाओ। 2 83 माइनस हो गया है, 2 करोड़ 83 लाख 47,000 माइनस हो गया है, तो थोड़ा सा ना पेमेंट टर्म के ऊपर काम कर लो, पेमेंट टर्म के ऊपर काम करो। न्यू बीडी एनबीडी, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम करते करते अगर पेमेंट मेरी 30 डेज की है, स्टॉक मेरा ढंग का मेंटेन हो रहा है, आ गया ना पॉजिटिव, पैसा पॉजिटिव हो गया बैंकों में। थोड़ा क्राइटर से अगर आपको फर्स्ट क्लास का उधार मिल जाए तो पैसे ही पैसे। 1 करोड़ 31 लाख 88 हजार रुपए आपके बैंकों में पैसे खड़े हो गए हैं, 1 करोड़ 38 लाख रुपए बैंकों में खड़े हो गए हैं, कितनी सेल करके, ये देखो 1 करोड़ 82 लाख रुपए की आपने प्रॉफिट कमाया। ये 31 आपका फर्स्ट क्लास तरीके से बैंकों में पड़ा हुआ है, स्टॉक भी है, डेटर भी है, क्रेडिटर्स भी हैं। और कहीं ये मान लो 60 दिन के हो जाते तो 166 हो जाता। अगर तो कहीं भगवान करे एडवांस पेमेंट आनी शुरू हो जाए तो पैसे ही पैसे। और अगर आप लीन मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहे हो तो फिर तो देखो, फिर तो पूछे ही कुछ ना, 2 करोड़ 93 लाख रुपए,
प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल पैनल। यू गॉट द आइडिया, हैव यू गॉट द आइडिया, हैव यू कंप्लीटली गॉट द आइडिया। मुकेश को कौन सी साइंस समझ आ गई थी? मुकेश को क्या साइंस समझ आ गई थी कि मेरी जीपी क्या होनी चाहिए, मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मेरा कितनी लीड उठाऊं, क्या कन्वर्जन रेशियो रखूं, मेरी एवरेज रुपी सेल कितनी होगी, मेरा जीपी का परसेंटेज क्या होगा, कस्टमर से कितने करूं, अरे भैया कम से कम कितनी मुझे मिनिमम सेल करनी है, और डेटर डेज कितने रखने हैं, इन्वेंट्री डेज कितने रखने हैं, क्राइटर डेज कितने रखने हैं। बिजनेस मॉडल की पूरी तरीके से समझ आ चुकी है मुकेश को, समझ आ गई है, मुकेश को समझ आ गई, मुकेश को समझ आ गई है, इसलिए वो म्यूजिक स्टोर से मल्टी मल्टी मिलियनियर बन रहा है। तो बिजनेस मॉडल हमें अपने बिजनेस में लगा देना है, चेक कर लेना है, अपग्रेड कर देना है। फिर क्या करें? बिजनेस मॉडल लगाने के बाद कैश फ्लो मॉडल भी तो लगाना पड़ेगा। कैश फ्लो मॉडल इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस मॉडल तो हो गई थ्योरी, प्रैक्टिकली उसको मॉनिटर कैसे करना है, प्रैक्टिकली उसको हर रोज डेली बेसिस के ऊपर मैनेज करना है हमने थ्रू कैश फ्लो मॉडल। कैसे? ये रहा आपका अपना प्यारा कैश फ्लो मॉडल। भाई कैश फ्लो मॉडल के अंदर 1 तारीख से लेके, कौन सी तारीख से लेके, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, यानी कि पूरे 365 दिनों का, पूरे 365 दिनों का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया मुकेश ने। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल करते 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 ये पूरा साल ही आ जाएगा, डे वाइज आ जाएगा, यानी कि इतनी माइन्यूटेस्ट डीपेस्ट रियलिस्टिक लेवल के ऊपर कंट्रोलिंग कर रखी है कैश की 31 मार्च तक। उसमें करना क्या होता है? बड़ा सिंपल है, एक कॉलम को समझ लेते हैं, सिर्फ एक कॉलम को समझ लेते हैं। किस कॉलम को? इसको मैं येलो कर देता हूँ, आप एक कॉलम समझ लो कि भाई मेरे पास पैसे थे कितने, आज कितने पैसे हैं मेरे पास, आज कितने पैसे हैं, 1,71,000 है, कहाँ पड़े हैं? ये पड़े पैसे, ये पड़े पैसे, 1,71,000 कहाँ पर है? ये 10,000 रुपये कैश में है, 43,000 रुपये पहले बैंक में, 55 दूसरे बैंक में, 12 तीसरे बैंक में, 50 तीसरे बैंक में, कितने हो गए? 1,71,000। ठीक है जी, 171 है। तो 171 में कस्टमर ने कितने पैसे दिए? 4,02,000 रुपये। किसने दिए? डिटेल में आ जाएगी। टोटल कितने हो गए? 4,02,000 रुपये। अब देखा जाए जीएसटी का पैसा निकालना है तो निकाल के अलग कर लो, नेट कलेक्शन से निकाल। अब आपने सोचा कि 10% मैंने कैश रिजर्व करना ही करना है कलेक्शन का, तो 40,000 रुपये पॉसिबल कैश रिजर्व हो गया। अगर एक्चुअली आपने ट्रांसफर कर दिया 40,201 रुपये, तो पैसे कितने बचेंगे आपके पास? पैसे आपके पास बच जाएंगे 5,73,544 माइनस 40,201 रुपये। ये आपके पास नेट नेट पैसे बच जाएंगे, ये आपके पास नेट नेट पैसे बच जाएंगे। अभी फार्मूला प्रोसेस करके आ गया, 5,33 बच गए। अब क्या करना है? इसमें से इसेंशियल में दे दो, ड्यूटीज में दे दो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी, एडवांस टैक्स और प्रायोरिटी की पेमेंट कर दो। भाई इसेंशियल क्या होते हैं? इसेंशियल का मतलब होता है कि वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी हर महीने पे करनी है। कोई 10 को पे करना है, कोई 15 को पे करना है। अगर 10 को पे करना है तो 10 में पोस्टिंग कर दो, हर पूरे साल की पोस्टिंग कर दो यहाँ पे। भाई टेंटेटिवली हर महीने कितने कितने पैसे आपने पे करने हैं, तो कैश फ्लो मॉडल के अंदर पहले से ही पोस्टिंग कर दो मेरी इसेंशियल की, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की और प्रायोरिटी की। बाकी जो पैसा बचा उसको बांट देंगे पेबल को, पेबल यानी कि अपने वेंडर को। तो जितना पैसा अवेलेबल होगा उतना ही तो देवाएंगे फीफो बेसिस के ऊपर। दे दिया पेबल का, जो पैसा बचा वो क्लोजिंग बैलेंस है। इस आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग, कल का क्लोजिंग परसों का ओपनिंग, परसों का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग, लाइक दैट। ये बिल्कुल डीपेस्ट लेवल के ऊपर आपने कैश फ्लो मॉडल लगा दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ कैश फ्लो मॉडल का? पहला फायदा ये हुआ कि आपको पता है कि आपको सैलरी देनी है, पैसे हैं कि नहीं, आपको प्रायोरिटी की पेमेंट करनी है, पैसे है कि नहीं, एडवांस टैक्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च को पे करना है, पैसे हैं कि नहीं है। आपको पहले से पता लग गया, पूरे साल की प्लानिंग हो गई, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आने की संभावना है, कहाँ कहाँ जाने की संभावना है, कहाँ कहाँ से आया था, पास्ट का डाटा मुकेश के पास अवेलेबल है, कहाँ कहाँ गया था, पास्ट का डाटा अवेलेबल है। बिजनेस मॉडल बना दिया मुकेश ने, बिजनेस ओनर ने बिजनेस मॉडल बना दिया। अब बिजनेस मॉडल के हिसाब से डे टू डे बेसिस के ऊपर कैश फ्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके लिए क्या बना दिया? कैश फ्लो मॉडल बना दिया कैश फ्लो मॉडल। तो कैश फ्लो का फ्रेमवर्क क्या कहता है? बिजनेस मॉडल बना दिया मुकेश ने, कैश फ्लो मॉडल चला दिया मुकेश ने। अब क्या करें? अब देखो एक हैबिट जो बहुत ही पावरफुल है वो है कैश रिजर्व की। कैश रिजर्व जैसे मैंने आपको कैश फ्लो मॉडल के अंदर बताया कि एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन आपने ट्रांसफर करते चले जाना है।
परसेंटेज ऑफ कलेक्शन। अगर आप ये सोचोगे ना कि समडे वन डे मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो दिखता ही नहीं है। प्रॉफिट दिखता है क्या? पेमेंट टर्म के अंदर तो वहीं कहीं खो जाता है। हमने एक सेपरेटली प्रॉफिट अकाउंट बना लिया, कैश रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया हमने एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन कर दिया। अब क्या करें? जो पैसा हमारे पास बच रहा है ना, उसको आप देख लो, आपने मुकेश वाली स्ट्रेटेजी बना लेनी है। 6 जार सिस्टम बड़ा ही पावरफुल है। बिजनेस में जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से हर महीने लो सैलरी, प्रॉफिट से पहले ले लो सैलरी, ले लो रेंट, ले लो इंटरेस्ट ऑन योर अनसिक्योर्ड लोन। पैसे लेने ही लेने हैं। उधर एम्प्लॉय को सैलरी जाती है 7 तारीख को, इधर डायरेक्टर को चली गई 7 तारीख को, मिल गई जी सैलरी आपको। डायरेक्टर सैलरी 7 तारीख को मिल गई, इंटरेस्ट भी मिल गया। आपके पास जो पैसे आएंगे ना, अब आप क्या करोगे? उस पैसे को इस्तेमाल करने वाले हैं इन 6 जार के अंदर। ये 6 जार कैसे काम करता है? बड़े पावरफुल तरीके से काम करता है। पैसे 55% आपके एक खास बैंक अकाउंट के अंदर आ गए, जिसका नाम है नेसेसिटी अकाउंट। अगर पहले 100% पैसे इस अकाउंट के अंदर आए हैं, तो आप बाकी पैसे बाकी अकाउंटों में ट्रांसफर कर दो। 10% फाइनेंशियल फ्रीडम में, 10% प्ले अकाउंट में, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के लिए, 10% एजुकेशन में, 5% गिव अकाउंट में, और अब आपके पास 55% नेसेसिटी अकाउंट में बच गए हैं। ये एक मैजिक की तरह काम करता है। आपकी लाइफ एकदम अबंडेंस, राजे महाराजे जैसी हो जाएगी, कमाल हो जाएगी, कैश रिच लाइफ आपकी हो गई है। वो कैसे? वो इस तरीके से, देखो, नेसेसिटी अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, लॉकडाउन लग गया, वाइफ ने कहा एक काम करो, फ्रूट मंगा दो। वाइफ ने कहा सब्जी मंगा दो। वाइफ ने कहा बहुत सारा सामान है, आटा नमक दाल मंगा लो। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये पकड़ा अपना मोबाइल। अब आपके मोबाइल के अंदर जो अकाउंट जुड़ा हुआ है वो नेसेसिटी अकाउंट जुड़ा हुआ है। अब नेसेसिटी में पैसे होते ही हैं, तो आपने ग्रोफर के अंदर टाइप किया। अब ग्रोफर वाले जो हैं आपके घर पे होम डिलीवरी दे गए, खाने पीने का सामान घर पे आ गया। बच्चे ने कहा बुक चाहिए, आपने बटन दबाया, बुक पे कर दी। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की मैडम ने कहा कि ट्यूशन फीस पे करनी है, मोबाइल फोन उठाया, नेसेसिटी अकाउंट में खड़क ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब है नेसेसिटी अकाउंट तो आपका एक मैजिक बॉक्स हो गया। मैजिक बॉक्स हो गया, तो आपको चिंता ही नहीं हो रही, ओहो इतना खर्चा, ये खर्चा क्यों हो रहा है, मैं तो सेविंग भी नहीं कर पा रहा, ये खर्चा। हर बार बटन दबाते समय जो यहाँ पर चिंता की लकीरें पड़ जाती है ना, यार ये खर्चा ज्यादा हो गया, सेविंग नहीं कर पाऊंगा, बच नहीं पाएंगे, वो चिंता ही मुक्त कर दी हमने। नेसेसिटी अकाउंट में से तो खर्च ही होना है, नेसेसिटी अकाउंट में से तो खर्च करना था, खर्च करना है और खर्च ही करते रहेंगे। जो हमारी चिंता थी ना कि सेविंग नहीं हो रही, वो तो पहले से ही हमने 10% उठा के अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल दिए। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में 10% जा चुके हैं। इसका मतलब है निफ्टी में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में जो भी इन्वेस्ट होना है वो तो फाइनेंशियल फ्रीडम में से इन्वेस्ट होता चला जाएगा, उसको तो कोई छेड़ ही नहीं रहा। अब क्या हुआ? आप न्यूज देख रहे हैं, न्यूज देख देख के आया कि ऑक्सी सिलेंडर की बड़ी दिक्कत है। वो क्या करें? आपने कहा चलो मैं चैरिटी कर देता हूँ, डोनेशन कर देता हूँ। आपका जो 5% गिव अकाउंट था, आपने अपना देखा उस अकाउंट के अंदर तो पैसे पड़े हुए हैं। अब गिव अकाउंट किस लिए होता है? नाम क्या उसका? गिव, तो गिव ना, तो गिव गिव करो। आपने राइट जगह के ऊपर चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दी। जो दिल की भावनाएं थी ना, जो इधर सेटिस्फेक्शन आई और जो ब्रेन में से जो केमिकल रिएक्शन निकला और जितनी तसल्ली हुई, रात को जो नींद की गोलियां खा के हमें सोना पड़ता था, गिव अकाउंट से जब आप पैसे देते हो ना, आपको नींद की गोली नहीं खानी पड़ती, एकदम बढ़िया चैन की नींद आती है, शरीर बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है, एक सेटिस्फेक्शन सा महसूस होता है। जब भगवान के सामने माथा टेकते हो और आपने गिव किया होता है ना, ओए होए 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 होए, आपको लगता है कि पर्पस सफल हो गया। आप धन्यवाद करते हो भगवान का, ग्रेटिट्यूड करते हो कि भगवान आपने मुझे इतनी समर्था दी कि ना केवल मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहा हूँ नेसेसिटी अकाउंट के द्वारा, बल्कि मैं दुनिया में कंट्रीब्यूट भी कर पा रहा हूँ गिव अकाउंट के द्वारा। मजा आ गया, मजा ही आ गया। अब आपका मन किया यार एक काम करते हैं, एक फेवरेट सी अपनी शर्ट परचेज कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट बड़ी जबरदस्त थी, फेसबुक के ऊपर बड़ी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट थी। आपने कहा इतनी महंगी वाली शर्ट खरीदनी है, तो प्ले अकाउंट में से खरीद लो ना, प्ले अकाउंट में से खरीद लो। प्ले अकाउंट तो होता ही आपकी लग्जरी के लिए है। वाइफ ने कहा देखो ऐसा है, हमें ना फर्नीचर अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें फर्नीचर अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो फर्नीचर अपग्रेड कराने के लिए अब आप तैयारी कर लो, और बच्चों का प्रोग्राम भी आने वाला है एक,
तैयारी कर लो, ये खर्चा होना है, आपको पहले बता रही हूँ। तब मत कहना कि हम फर्नीचर अपग्रेड नहीं करेंगे, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदेंगे, तब मत कहना कि पैसे नहीं है। आप अपना वो अपना सेविंग अकाउंट दिखा दोगे कि भगवान पैसे नहीं है। तैयारी कर लो, 1 साल पहले बता रही हूँ। और वो किस लिए है? वो आपका अकाउंट है एलटीएसएस, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग। आपके 10% पैसे तो एलटीएसएस के अंदर जा ही रहे हैं ना। जब एलटीएसएस के अंदर पैसे जा ही रहे हैं, धीरे-धीरे इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो घर का जितना मर्जी फर्नीचर करा लो, चाहे दिवाली के दिवाली अपनी सारी दीवारों को रंगवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? नेरोलैक का पेड़ लगवा लो, तो एलटीएसएस लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग में डाल दिया। अच्छा, अब कोई बढ़िया सा कोर्स आ गया टोनी रॉबिन्सन का, 40,000 रुपए का कोर्स है टोनी रॉबिन्सन का। आप कह रहे हो कि बड़ा महँगा कोर्स है, बड़ा ही महँगा कोर्स है, 40,000 रुपए टोनी रॉबिन्सन को दे दूँ, क्यों दे दूँ? उससे ज़्यादा मुझे पता है, लेकिन मन में आपको लग रहा है कर लेना चाहिए यार, ये एजुकेशन का कोर्स कर लेना चाहिए। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आ रहा है, ये कर लेना चाहिए। ये फेसबुक ऐड भी समझ लेना चाहिए। ये कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं, मुझे कर लेना चाहिए। कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? उसको करेंगे एजुकेशन फंड में से। क्यों? जब आपके पास पैसे आए तो 55% आपने नेसेसिटी में रख दिए, 10% फाइनेंशियल फ्रीडम में, 10% प्ले में, 10% एलटीएसएस में, 10% एजुकेशन में और 5% गिव अकाउंट के अंदर। जो सेटिस्फेक्शन की अनुभूति आपको हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता कि आप कैश रिच लाइफ कितने मजे से जीना शुरू कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 55% जो आपके पैसे है ना, उसमें से अपनी नेसेसिटी को मैनेज करना है। अगर आप कहते हो कि मुझे और पैसा चाहिए तो और कमाओ ना, और जितना कमाओगे उसका 55% नेसेसिटी, यानी कि सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो 55% में से मेरे 12-13% यूज होते हैं। आप खाएंगे थोड़ी पैसे, उसी आप देखो कि आपके कितने पैसे नेसेसिटी में इस्तेमाल हो जाते हैं। अब नेसेसिटी में जो पैसा बच गया, उसको उठा के आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल दिया। मान लो 10% ही लगा आपका नेसेसिटी अकाउंट के अंदर, बाकी 45% उठा के फाइनेंशियल फ्रीडम में डाल दो। उसकी आगे आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, आप कहीं पे जो भी करना आपने करना है, लेकिन आपको एक मैकेनिज्म तो मिल गया। आप कह रहे हो कि यार 55% से कुछ होता ही नहीं है, तो फिर अपने आइडियाज को लगाओ, दिमाग को लगाओ, तो फ्रेमवर्क को लगाओ। यही तो मुकेश के एस्पेक्ट के अंदर आपने देखा। तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकला? पॉइंट यहाँ पर ये निकला कि जो आप अपने बिजनेस के अंदर फ्रेमवर्क लगा रहे हैं, वो है कैश फ्लो फ्रेमवर्क। बिजनेस मॉडल लगा दिया आपने, बिजनेस मॉडल के साथ क्या लगा दिया? कैश फ्लो मॉडल। बिजनेस मॉडल है प्लानिंग और कैश फ्लो मॉडल है उसकी मॉनिटरिंग। बिजनेस कर रहे हैं तो कैश रिजर्व बिजनेस के अंदर, कैश रिजर्व बिजनेस के अंदर क्रिएट करना है, बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस से जो बाहर निकलेगा वो चला जाएगा 6,000 सिस्टम के अंदर, 6,000 सिस्टम के अंदर चला जाएगा। वो किसी भी रूप से निकाल सकते हो, डायरेक्टर सैलरी से निकालो, रेंट से निकालो, इंटरेस्ट से निकालो, कंसल्टेंसी से निकालो, और 36,000 तरह के तरीके होते हैं। जब आप मेरे से 1 to 1 करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, पीछे एलएलपी लगानी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, पीछे एलएलपी लगानी है, या एलएलपी ही बनानी है। एलएलपी के साथ में आप एज ए इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहे हो, या फ्लैगशिप कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नीचे 1 या 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपकी एलएलपी है। प्रोजेक्ट बना रहे हो, नई प्रॉपर्टियां खरीद रहे हो, तो वो एक खास कंपनी में खरीद रहे हो। अरे ये तो टैक्सेशन का मॉडल है, वो तो 1 to 1 में कर ही लेंगे। बिजनेस मॉडल समझ आ गया ना? बिजनेस मॉडल अपने ग्रुप का समझ आ गया, अपने ग्रुप का बिजनेस मॉडल लगा के उसको कैश फ्लो मॉडल से मॉनिटर कर लिया, क्रिएट कर दिया कैश रिजर्व, और 6,000 सिस्टम के द्वारा तो आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा। तो इसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रेमवर्क। कैश फ्लो फ्रेमवर्क पूरी तरह से ना अब लगा दो। मुकेश की स्टोरी आपको समझ में आ चुकी है पूरी तरह से। अब आप कैश फ्लो फ्रेमवर्क लगा दो। मैं तो हुई ना आपकी सपोर्ट के लिए। जेएसए ऑनलाइन जो है, इसीलिए तो आप जेएसए ऑनलाइन के अंदर हैं, बिकॉज जेएसए ऑनलाइन इज हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। तो आप क्या करते हो? www.jsaonline.in। अगर अभी तक आपने नहीं इसको 7 डे का ट्रायल लिया तो ले लो ना। आप jsaonline.in पे जाओ और वहां पर जाकर इसका 7 डे का ट्रायल लो, और वहां पर ये सारे के सारे फ्रेमवर्क, सारे के सारे तरीके ऑलरेडी पड़े हैं। इस तरीके से आपने यूज करना है इसको। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं ये कह रहा हूं कि जेएसए ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है
कि आप सीधा 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 यहां पहुंच गए। क्या? जीएसए ऑनलाइन क्या है? जीएसए ऑनलाइन इज अ हेल्पलाइन हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। तो आपका क्वेश्चन क्या था? व्हाट टू डू टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस? तो मैंने आपको क्या बताया? इंप्लीमेंट करना है कैश फ्लो का फ्रेमवर्क। वो क्या है? पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रूट एंड फ्रूट और मुकेश की स्टोरी के साथ में। नाउ हाउ वाज इट फॉर यू इन टोटलिटी? How was it for you? If you have any question, please ask your question. Or thank you very much for participating in today's live session of 5 year master class. अब पूछ लो मेरे दोस्तों, जो भी सवाल आपका माइंड में आ रहा है ना, पूछ लो।